हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 15 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये एडमिशन से रिलेटेड सेक्शन है। Admission, Section 15 to 21 and Section 31 in Evidence Act, the concept admission has been defined in Section 15. तो definition Section 15 में दिया गया है. Section 16 to 18 specify the person whose admissions are made relevant. कौन कौन व्यक्ति एडमिशन दे सकता है, ये सेक्शन 16 to 18 में बताया गया है. Section 19 provides the exception in which admission can be proved by or on behalf of the person making it. Section 20 renders oral admission as to contents of a document irrelevant. Section 21 states that no evidence of admission can be permitted in civil suit if it is made upon an understanding that it shall not be given in evidence. And Section 31 states that admission are not conclusive proof unless they operate as estoppel. हम लोग जब जब ये सेक्शंस डिस्कस करेंगे तब डिटेल में हम लोग इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. Admission, definition. An admission is a statement, oral or documentary, or contained in electronic form, which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact, and which is made by any of the person and under the circumstances hereinafter mentioned. तो देखो, एडमिशन यहाँ पे ओरल भी हो सकता है, जबानी भी हो सकता है, कहीं पे लिखित है वो भी यहाँ पे एडमिशन हो सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर कोई चीज लिखी हुई है तो उसको भी आप एडमिट कर सकते हैं. आज व्हाट्सएप में मैसेज आया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, बट अगर कुछ पर्टिकुलर फैक्ट आपको साबित करना है या कोई कन्वर्सेशन हुआ है व्हाट्सएप के थ्रू और वो आपको दिखाना है तो वो भी यहाँ पे एडमिट हो सकता है. बट एडमिशन हमेशा फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट पे ही होगा. फैक्ट इन इश्यू मतलब उससे वो पर्टिकुलर पॉइंट पे बहस चल रही है दोनों पार्टी के बीच, एक बोल रहा है ये सही है और एक बोल रहा है ये गलत है, तो उससे रिलेटेड आप कोई भी फैक्ट चाहे ओरल या डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर वो साबित कर देते हो, प्रोड्यूस करते हो, तो उसको एडमिट किया जाएगा या फिर रेलेवेंट फैक्ट से. हु कैन मेक एन एडमिशन. एडमिशन कौन कौन कर सकता है? अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग, जो भी डिस्प्यूटेड पार्टी है, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, एक्यूज है या फिर कंप्लेनेंट, जो भी रिलेटेड पार्टीज है वहां पे, वो यहाँ पे एडमिशन कर सकते हैं. An agent to any party whom the court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him, that is the party, to make them an agent. अब देखो, एजेंट सिविल में टर्म जनरली यूज किया जाता है. एजेंट को हायर किया जाता है ताकि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसके बिहाफ पे, मास्टर के बिहाफ पे वो काम कर रहा है, उसके बिहाफ पे उसको एजेंट कहा जाता है. तो यहाँ पे मास्टर के बिहाफ पे अगर कोई एजेंट काम कर रहा है तो उसकी जितनी भी स्टेटमेंट है वो रेलेवेंट यहाँ पे एडमिट किए जाएंगे ऑन बिहाफ ऑफ द मास्टर. Parties to the suits suing or being sued in representative capacity, if party making the statement held the representative capacity while making the statement. आज अगर कोई भी सूट है या फिर आप किसी और के बिहाफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहां पे अगर आप प्रूव कर देते हो कि आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्टी टू द सूट है या फिर रिप्रेजेंटेटिव है और आपके पास कैपेसिटी उसके बिहाफ पे कोई स्टेटमेंट यहाँ पे बोलने के लिए, जैसे कि बच्चों को उसके पेरेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं स्कूल और कॉलेजेस में, तो वहां पे उनके जो भी बयान होंगे वो एडमिट किए जाएंगे इन द कोर्ट. Persons who have proprietary or pecuniary interest in the subject matter of proceeding and who make the statement in their character of persons so interested, and also if the statements are made during the continuance of the interest of the person making the statement. अगर कोई भी व्यक्ति का पैसों से रिलेटेड या फैक्चुअल रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो सब्जेक्ट मैटर में उसका इंटरेस्ट है तो वहां पे वो एडमिशन दे सकता है. फॉर एग्जाम्पल, ए और बी दोनों भाई बहन है, और सी जो उनके पिताजी है ए और बी के, अगर वो प्रॉपर्टी अपने अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर सिर्फ ए ने वो प्रॉपर्टी पे क्लेम किया हुआ है राइट, तो यहाँ पे बी जो है, जो उसका यहाँ पे इंटरेस्ट क्लेम हो रहा है, वो यहाँ पे प्रॉपर पार्टी बन सकती है और यहाँ पे उसके जो भी बयान होंगे वो एडमिट किए जाएंगे इन द कोर्ट. तो यहाँ पे किसी भी पर्सन का कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट वेदर पिक्यूनरी और अदर अगर वहां पे रेलेवेंट है
तो वहां पे वो प्रॉपर पार्टी बन सकते हैं और उसके जितने भी बयान है वो एडमिट किए जाएंगे इन द कोर्ट. Persons from whom the parties to the suit have derived their interest in the subject matter of the suit, if the statements are made during the continuance of the interest of the person making the statement. यहाँ पे भी सेम मैटर है बट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट से रिलेटेड. आज सपोज ए के 3 बच्चे बी सी एंड डी, यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड पार्टीशन का कोई सूट चल रहा है. अब पार्टीशन जो है वो सूट फाइल किया सिर्फ बी और सी ने, डी को वहां पे इंक्लूड नहीं किया. तो डी का यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट है तो वो भी यहाँ पे पार्टी ऑफ द सूट बन सकता है और उसके जितने भी स्टेटमेंट होंगे उसको एडमिट किए जाएंगे इन द कोर्ट. Persons whose position and liability it is necessary to prove as against any party to the suit, if such statement would be relevant as against such person making the statement in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and if such statement are made while the person making them occupies such position or is subject to such liability. यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन है जो जिसका प्रूव करना कोई पर्टिकुलर लाइबिलिटी या फिर प्रूव कर रहा है कि उसका यहाँ पे एज अ पार्टी उसका इंपॉर्टेंस कितना है, जैसे कि विटनेस उसने यहाँ पे देखा था वो हादसा होते हुए, तो यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट पार्टी टू द सूट है, इंपॉर्टेंट विटनेस टू द सूट है, तो यहाँ पे उसका स्टेटमेंट जो है वो एडमिट किया जाएगा. भले ही ऑफेंस किसी और ने किया हुआ है और विक्टिम कोई और पर्सन है, बट यहाँ पे विटनेस का बहुत ही मेन रोल है क्योंकि उसने ये चीज होते हुए देखा है अपने आंखों से, तो वहां पे भी वो प्रॉपर पार्टी टू द सूट हो जाएगा और उसके जो बयान है फैक्ट्स है वो एडमिट किए जाएंगे इन द कोर्ट. Person to whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to a matter in dispute. कोई पर्टिकुलर पर्सन को एक्सप्रेसली मतलब कहीं पे लिखित में या ओरली बताया गया कि इसको रिफर करना है जब भी कोई डिस्प्यूट आ रहा है, तो वो पार्टी के वो जो थर्ड पार्टी जिसको यहाँ पे रिफर किया गया है उसकी जितने भी स्टेटमेंट्स है उसको एडमिट किया जाएगा इन द कोर्ट. प्रोविजंस और इंग्रेडिएंट्स और नेचर ऑफ एडमिशन, वेरी इंपॉर्टेंट. मीन्स का आंसर है नेचर ऑफ एडमिशन क्या क्या है. फर्स्ट, एडमिशंस आर स्टेटमेंट विच सजेस्ट एनी इन्फरेंस एज टू एनी फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट. एडमिशन एक तरह का स्टेटमेंट ही है जो फैक्ट को डिस्क्लोज करता है. हमने फैक्ट पढ़ा था, फैक्ट क्या है, कुछ भी कोई भी चीज जो आप बता रहे हो, बोल रहे हो, देख रहे हो वो फैक्ट है. मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूं, दैट इज अ फैक्ट, बट वो फैक्ट इन इश्यू या रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए तो उसको एडमिट किया जाएगा. अगर मर्डर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई फैक्ट पूछा जा रहा है और आप बता रहे हो कि मेरे घर पे चोरी हुई है, तो उसको एडमिट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है. मर्डर से रिलेटेड अगर आप कोई भी फैक्ट बताते हो तो यहाँ पे वो एडमिट किया जाएगा. तो वो फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स होने चाहिए, तब जाके उसको एडमिट कोर्ट में किया जाता है. Secondly, they must be made by any of the person prescribed by that. तो यहाँ पे एडमिशन कोई भी दे सकता है जो वहां पे प्रॉपर पार्टी टू द सूट है, मतलब उसका इंपॉर्टेंस वो पर्टिकुलर सूट में है, तब जाके उसका बयान यहाँ पे एडमिट किया जा सकता है. They must also be made under the circumstances prescribed by that. तो ये एक्ट में ही बताया गया है कि वो कब वो बयान एडमिट किया जा सकता है, कैसे किया जाता है, वो पूरा का पूरा प्रोसीजर बीएनए एक्ट में बताया गया है. दे मे बी इन ओरल और डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड द डॉक्यूमेंट्स मे बी लेटर्स, डिपोजिशंस, एफिडेविट्स, प्लेन्स, रिटन स्टेटमेंट, डेट्स, रिसिप्ट्स, हॉरोस्कोप. तो देखो एडमिशन जो है ओरली भी किया जा सकता है, कोई डॉक्यूमेंट पे रिलाई करके भी किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे मतलब कि व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम मैसेजेस, यूट्यूब में कमेंट्स, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का पार्ट है और उसको भी यहाँ पे एडमिशन में एडमिट किया जा सकता है इफ दैट इज फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट. Admission should be clear, cut and accurate. Specific statement of that very person in his own word. तो जब जो व्यक्ति ने जो चीज बोला हुआ है वही सेम टू सेम स्टेटमेंट को एडमिट किया जाएगा एज इट इज. इफ आई एम सेइंग दैट माय नेम इज पार्थ, तो यहाँ पे सेम वर्ड टू वर्ड माय नेम इज पार्थ को वहां पे एडमिट किया जाएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो गए. तो एग्जैक्ट प्रिसाइज स्टेटमेंट जो भी यहाँ पे पार्टीज बोल रही है एडमिट के लिए वही सेम वर्ड टू वर्ड यहाँ पे एडमिट किया जाएगा. एडमिशन ऑफ फैक्ट
ओनली बाइंड पर्सन्स मेकिंग देम। तो एडमिशंस किसके ऊपर बाइंडिंग है? उसी व्यक्ति के ऊपर जो वो बयान दे रहा है। अगर मैं आज कुछ बयान कोर्ट में दे रहा हूं तो वो मेरे बोले हुए शब्द मेरे ही अगेंस्ट में यूज किए जा सकते हैं और किसी व्यक्ति के नहीं। तो आई विल बी बाइंडिंग ऑन सच स्टेटमेंट। फिर मैं वहां पे अपने स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर सकता हूं। जो स्टेटमेंट मैंने एक बार बोल दिया कोर्ट में, उसी स्टेटमेंट पे मुझे रिलाई करना है पूरे कोर्ट के प्रोसीडिंग के दरमियान। एडमिशन मस्ट बी टेकन एज अ होल। तो देखो एडमिशन जो है, जो स्टेटमेंट आप दे रहे हो वो कंप्लीट स्टेटमेंट होना चाहिए, पार्शियल स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए। आज मैंने मर्डर होते हुए देखा, आज मैंने ए को बी को मारते हुए देखा हुआ है, तो ये पूरा स्टेटमेंट एडमिट किया जाना चाहिए। सिर्फ मैंने मर्डर करते हुए देखा, बट किसको देखा, किसका मर्डर हुआ, ये अभी भी लूप है, यहाँ पे अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है। तो पूरा स्टेटमेंट जो है वो एडमिट किया जाता है, पार्शियल फैक्ट्स जो है या स्टेटमेंट उसको एडमिट नहीं किया जाएगा। एडमिशन मस्ट बी टेकन एज अ होल। एडमिशन मस्ट बी कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट एक्ट एंड नॉट समथिंग विच वॉज नॉट इंटेंडेड। मतलब कि जो चीज जिस वक्त बोली गई, जिस हालात में बोली गई है, वो सेम टू सेम यहाँ पे एडमिट किया जाएगा। आपने सोचा कि उसने ऐसा बोला होगा या फिर ऐसा किया होगा, प्रोबेबिलिटी, तो ये चीज एडमिशन में नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। जो भी स्पॉन्टेनियस प्रॉम्प्टली हुआ है वो सारे स्टेटमेंट को एडमिट किया जाएगा। Admissions relate only to the admission of a party in the course of the trial of a suit and not to the attestation of a document by the admission of the party executing it. They are self-regarding statement. तो यहाँ पे जो पार्टीज बयान दे रहा है उसी के अगेंस्ट वो स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा जो व्यक्ति उस पर रिलाई कर रहा है, नॉट अदरवाइज। एडमिशंस आर द एडमिटिंग ऑफ एनीथिंग एज ट्रू। तो आप जो भी एडमिट कर रहे हो वो कोर्ट एज ट्रू एक्सेप्ट कर लेगी, वो वहां पे काउंटर नहीं करेगा। वहां पे जो भी चीज आपने बोला हुआ है कोर्ट विल एक्सेप्ट इट एज अ ट्रू स्टेटमेंट एंड एडमिट इट। Admission is only a piece of evidence and can be explained. And admission may be relevant if not explained away. तो देखो एडमिशन जो है वो एविडेंस की तरह यूज किया जाता है। कोर्ट उसको लिखती है और उसके ही ऊपर रिलाई करती है पूरे प्रोसीडिंग के वक्त। और अगर कुछ एडमिशन रेलेवेंट नहीं है या फिर उसको एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है तो वहां पे कोर्ट आपको ऑर्डर कर सकती है कि इसको फर्दर एलोबरेट कीजिए या फिर एक्सप्लेन कीजिए कि ये कैसे रेलेवेंट है ये पर्टिकुलर फैक्ट इन इश्यू से रिलेटेड। एडमिशंस शुड नॉट बी मेड ऑन अ क्वेस्ट ऑफ लॉ। तो देखो एडमिशन हमेशा फैक्ट पे किया जाता है, लॉ पॉइंट पे नहीं। कानून क्या कहता है उस पर एडमिशन नहीं किया जाता है। उस वक्त क्या चीज हुआ था, क्या क्या फैक्ट थे, क्या क्या चीजें आपने देखी थी, उस पर वो एडमिशन होता है। Admission must be made on the basis of personal knowledge of the fact stated. पर्सनल नॉलेज, आज अगर मैं कुछ बयान कर रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं, तो वो मेरी पर्सनल नॉलेज है। मैंने देखा कि ए ने बी को मारा, तो यहाँ पे ये मेरा पर्सनल नॉलेज था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मैंने ये चीज देखा हुआ है, खुद अनुभव किया हुआ है। तो यहाँ पे ये मेरे स्टेटमेंट को एडमिट किया जाएगा। It is immaterial to whom the admission made and admission made to a stranger is also relevant. तो यहाँ पे अगर आप एडमिशन किसी स्ट्रेंजर व्यक्ति को भी दे रहे हो, किसी स्ट्रेंजर व्यक्ति को भी बता रहे हो, तो वो भी यहाँ पे एडमिट हो सकता है। What a person is overheard saying to himself would even be evidence. अगर आपने कुछ चीज सुना हुआ है किसी और व्यक्ति को बोलते हुए, वो भी यहाँ पे एडमिट किया जा सकता है if that particular statement is relevant to fact in issue. Admission is a voluntary acknowledgement made by a party. Very important. एडमिशन जो है, जो स्टेटमेंट आप बयान कर रहे हो, अगर कोई आपसे डरा धमका के वो स्टेटमेंट बुलवाना चाहते हैं कोर्ट में, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो एडमिट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे वॉलेंटरीली आप जो भी चीज कोर्ट में आके बोल रहे हो वो एडमिट किया जाएगा। Admissions are not vague statement, but they should be ex facie, unequivocal and categorical. तो यहाँ पे जो भी आप चीज एडमिट कर रहे हो उसका सपोर्टिंग कुछ ना कुछ आपके पास एविडेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हवाबाजी कर रहे हो, हवा में कुछ भी बोल रहे हो। आपने वो देखा है तो उसके लिए आपके पास कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होना चाहिए या फिर कोई सपोर्टिव एविडेंस होना चाहिए। मैंने ए को बी को मारते हुए देखा, ए को कहाँ पे देखा, तो ये रोड पे था, उस वक्त मैं ये रोड पे मौजूद था। ये सारे सपोर्टिव फैक्ट्स जो है स्टेटमेंट वो आपके पास होने चाहिए, प्रूफ होने चाहिए फॉर
admitting that particular fact. Classification of admission: judicial or formal and extrajudicial or informal admission. Very important, admission दो टाइप के होते हैं, judicial and extrajudicial. Admissions can be broadly classified into two category: judicial admission and extrajudicial admissions. Judicial admissions or formal admissions are made by a party during the proceedings of a case. Admission in a pleading in the court is a judicial admission and it can be made the foundation of the rights of the parties. Judicial admissions are fully binding on the party that makes them. They constitute a waiver of proof. Judicial or formal admissions are made deliberately with a view to dispense with the other proof. जुडिशियल एडमिशन जो है, जुडिशियल यहाँ पे नाम दिया गया है, तो वो जुडिशियल एडमिशन हमेशा कोर्ट में दिया जाता है. कोर्ट में कौन बैठते? जज साहब, मैजिस्ट्रेट साहब, जज साहब, मैजिस्ट्रेट्स. तो यहाँ पे जो सिटिंग जजेस है, मैजिस्ट्रेट्स है, उनके सामने अगर आप कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हो और वो एडमिट कर रहे हैं, वो क्या होता है? जुडिशियल एडमिशन. जज के सामने जो भी आप बयान दे रहे हो उस और जिसको एडमिट किया जाता है, दैट इज नोन एज जुडिशियल एडमिशन. Judicial or formal admission are allowed to be proved under Section 53 of the BNA Act. Section 53 refers to the following formal or judicial admissions of facts and which facts need not be proved. Admissions made any judicial proceeding, admission made by the parties in writing, and admission deemed by any rule of pleading in force. तो सेक्शन 53 ऑफ द बीएन एक्ट क्या कहता है कि कौन कौन से जुडिशियल एडमिशन है? जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान, इंक्वायरी है, ट्रायल है, उसके बीच आपने कोई एडमिशन दिया हुआ है, या फिर आपने राइटिंग में कुछ दिया हुआ है एडमिशन टू द कोर्ट, या फिर आपने कोई रूल्स के हिसाब से ओथ पे कोई प्लीडिंग्स किया हुआ है, एफिडेविट पे कुछ प्लीडिंग्स किया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वो सारे के सारे यहाँ पे एडमिट हो जाएंगे. Extrajudicial or informal admissions are admissions not appearing on the record of the case. Extrajudicial or informal admissions are usually made in the course of casual conversation in ignorance of the possibility of their being used in future litigation. Extrajudicial or informal admissions are also binding on the parties against whom they are set. However, they are binding only partially and not fully, except in cases where they operate as or have the effect of estoppel, in which case again they are fully binding and may constitute the foundation of the rights of the parties. अब देखो एक सिंपल चीज याद रखना, जुडिशियल एडमिशन कहाँ पे किया जाता है? कोर्ट में, जज के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने. उसके अलावा जितने भी एडमिशंस आप कर रहे हो वो क्या हो जाएंगे? एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन. कोर्ट के अलावा कहीं पे भी आप कोई बयान कर रहे हो, कोई स्टेटमेंट बोल रहे हो, आप अपने दोस्त को बोल रहे हो कि आज पता है ए ने बी को मारा, आप अपने दोस्त को ये चीज बता रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन. तो कोर्ट रूम के अलावा कहीं पे भी आप किसी को कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट डिस्क्लोज कर रहे हो, बता रहे हो, वो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन. General principles of admission. The general principle of admission is that an admission by one party may be given an evidence as against the maker but cannot be used against any other party. There are two exceptions to this general rule of admission. जनरल रूल क्या कहता है कि आज अगर मैंने कोई बयान दिया हुआ है, कोई फैक्ट बताया हुआ है कोर्ट में, तो कोर्ट में वो मेरे ही अगेंस्ट यूज किया जाएगा कि पहले तो तुमने ऐसा कहा, अब तुम ये क्यों बोल रहे हो. ये किसी और के अगेंस्ट यूज नहीं किया जाएगा. जो भी स्टेटमेंट मैं खुद कोर्ट में बोल रहा हूं वो मेरे ही अगेंस्ट में यूज किया जा सकता है, उसके अलावा नहीं. बट इसके भी दो एक्सेप्शंस है. पहला क्या है? व्हेन अ पार्टी हैविंग अ जॉइंट इंटरेस्ट विथ अदर्स मेक एन एडमिशन रिलेटिंग टू अ सब्जेक्ट मैटर, इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट अदर. जॉइंट इंटरेस्ट ये एक्सेप्शन है. आज सपोज हम चार लोग हैं, चारों के पास एक कॉमन प्रॉपर्टी है. अब सपोज मैं बोल रहा हूं कि ये सिर्फ मेरे और मेरे भाई का प्रॉपर्टी है, बट ओवरऑल यहाँ पे चार लोगों की वो जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे जॉइंट इंटरेस्ट है सभी का. तो ये जो स्टेटमेंट मैंने दिया हुआ है वो मेरे खिलाफ या फिर मेरे जो चार व्यक्ति, मेरे अलावा जो तीन व्यक्ति है, उनके अगेंस्ट भी ये स्टेटमेंट यूज किया जा सकता है.
दूसरा को एक्यूज, आज सपोज एक से ज्यादा व्यक्ति ने मिलके कोई पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया हुआ है, तो वहां पे एक व्यक्ति जो स्टेटमेंट दे रहा है वो दूसरे के अगेंस्ट भी यूज किया जा सकता है कोरोबरेट करने के लिए। यहाँ पे टाइम से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड, यहाँ पे आप उसका यूज कर सकते हो जो भी एडमिशन हुआ है। An admission which can be used against the maker can also be used against the heir of the maker and against the person who claimed the interest of the maker relating to the subject matter of the admission. अब देखो यहाँ पे मेरे खिलाफ मेरे ही बोले हुए बयान शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, बट यहाँ पे कोई और व्यक्ति जो सब्जेक्ट मैटर जो हमने डिस्कस किया था उसका अगर कोई इंटरेस्ट यहाँ पे है और वो क्लेम कर रहा है, तो मेरे स्टेटमेंट उसके भी अगेंस्ट यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं। अगर ए बोल रहा है कि यहाँ मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और उसके नाम पे सारी प्रॉपर्टी है, बी मेरा एक ही बेटा और उसके नाम पे सारी प्रॉपर्टी है, बट अगर सी यहाँ पे क्लेम कर रहे कि ए उनके पापा है, उनके पिताजी है, तो यहाँ पे जो ए ने बयान दिया हुआ था वो सी के अगेंस्ट भी यूज किया जा सकता है कि आप प्रूव करो कि हाउ यू आर हैविंग अ ब्लड रिलेशन टू ए। And lastly, value or effect of admission. The following are the basic features of admission as piece of evidence. An admission constitutes a substantive piece of evidence in the case and for the reason can be relied upon for proving the truth of the fact incorporated therein. सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और वो एविडेंस में हायर पोजीशन पे है, मतलब उस पर रिलाई किया जा सकता है अनलेस एंड अनटिल कोई उसको डिफर ना कर दे। एन एडमिशन हैज द इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ टू द contrary on the party against whom it is produced, with the result that it casts an imperative duty on such party to explain it. In the absence of a satisfactory explanation, it is presumed to be true. अब देखो यहाँ पे अगर मैंने कहा कि ए ने मेरे घर में चोरी की है, तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है बी पे, उसको यहाँ पे सॉरी ए पे। अगर मैं यहाँ पे कोर्ट में आज बोल रहा हूँ कि ए ने मेरे घर पे चोरी की, तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ट्रांसफर हो जाएगा टू ए। अब ए को यहाँ पे प्रूव करना है कि उसने मेरे घर में चोरी नहीं की। अगर ये प्रूव नहीं कर पाता है तो मेरे स्टेटमेंट पे कोर्ट रिलाई कर सकती है। तो यहाँ पे एडमिशन जो है वो एडमिट करने के बाद बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो ट्रांसफर होगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। An admission in order to be competent and to have the value and effect should be clear, certain and definite and not ambiguous, vague or confused. तो जो भी आप चीज एडमिट कर रहे हो उसका कुछ इफेक्ट होना चाहिए, वो सर्टेन होना चाहिए। सच इन शॉर्ट इट शुड बी ट्रूथ एंड हैज टू बी सपोर्टेड बाय सम फैक्ट। तो यहाँ पे सपोर्टिव आपका फैक्ट होने चाहिए और वो सच होना चाहिए, तो यहाँ पे कोर्ट उस पे रिलाई कर सकती है। Circumstances or condition for the admissibility of admission. The following are the condition for the admissibility of admission. First, an admission should be a statement against the interest by a party. तो एडमिशन एक स्टेटमेंट होता है जो पार्टी का इंटरेस्ट वहां पे डिस्क्लोज करता है, उसका क्या इंटरेस्ट है क्या इंटरेस्ट नहीं है, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से वो स्टेटमेंट बयान करता है। एडमिशन में बी ओरल और इन राइटिंग और कंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और बाय कंडक्ट। तो देखो एडमिशन जो है ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, लिखित में भी हो सकता है, रिटन फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है और बाय कंडक्ट। कंडक्ट मीन्स आपके एक्ट, आप बस पे चढ़ गए तो वो आपका कंडक्ट था कि आप बस में जाके बैठ गए हो, तो बाय कंडक्ट भी आपका वो जो फैक्ट है उसको एडमिट किया जा सकता है। एडमिशन ऑफ विच एविडेंस इज sought टू बी गिवन मस्ट रिलेट टू द सब्जेक्ट मैटर इन इश्यू। तो देखो काफी सारी चीजें फैक्ट हो सकते हैं। मैं सुबह उठा, सुबह को नाश्ता किया, नाश्ते करने के बाद मैं काम पे गया हूँ, ये सारे फैक्ट है, बट हर एक चीज को एडमिट नहीं किया जा सकता। उसी फैक्ट को एडमिट किया जाएगा जो सब्जेक्ट मैटर या इश्यू से रिलेटेड है, उसी को वहां पे एडमिट किया जाएगा। विच एवर आर रेलेवेंट और फैक्ट इन इश्यू उसी को यहाँ पे एडमिट किया जाएगा। Admissions must be in the nature of self-harming form. That is, it must go against the interest of the maker. Admission जो है वो सेल्फ हार्मिंग नेचर का नहीं होना चाहिए, सॉरी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे ऊपर कोई चोरी का आरोप कर रहा है और मैं यहाँ पे बयान दे रहा हूँ कि मैंने चोरी नहीं किया हुआ है, तो वहां पे वो
फैक्ट को एडमिट किया जाएगा। अगर मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि हाँ मैंने ही चोरी किया हुआ है, तो वहां पे सेल्फ हार्मिंग हो जाएगा। मतलब मैं तो एक्सेप्ट ही कर रहा हूँ कि वो चीज है, सच में हुआ है। तो वहां पे मुझे वही बयान देना है जिससे मुझे हेल्प मिल रही है, मुझे सपोर्ट मिल रहा है। Admissions must be made by person and in the circumstances mentioned in the Evidence Act. एडमिशन वही व्यक्ति दे सकता है जो सेक्शन 16 टू 18 में दिया गया है, या फिर जो हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था कि कौन कौन एडमिशन दे सकता है। The party against whom an admission is tendered is entitled to have so much of the whole of the statement contained in admission as relates to the question in dispute put in evidence, even if some parts may be favorable to himself. तो एडमिशन वही चीज का होना चाहिए, वही टाइटल का जो फैक्ट इन इश्यू है या रेलेवेंट फैक्ट है। भाई फिर भले ही वो सपोर्टिव हो या नॉट सपोर्टिव हो कंप्लीटली, बट उसी से रिलेटेड आपको वहां पे फैक्ट्स या स्टेटमेंट्स देने होंगे। द एडमिशन शुड बी इन क्लियर सर्टेन डेफिनेट टर्म्स एंड नॉट एम्बिग्यूअस वेग और कंफ्यूज टर्म। तो जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हो वो सर्टेन, क्लियर और डेफिनेट होने चाहिए। एम्बिग्यूअस वेग या कंफ्यूज मतलब क्या है? आप बोल रहे हो कि हाँ खून हुआ है, बट खून हो भी सकता है, मैंने ठीक से देखा नहीं। हाँ मैंने किसी को तो देखा था खून करते हुए, बट खून हुआ है कि नहीं ये मैं पक्का नहीं बता सकता। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि कंफ्यूजिंग टर्म है। एक तरफ से आप बोल रहे हो कि खून हुआ भी, और एक तरफ से आप बोल रहे हो कि खून नहीं, कुछ और भी हो सकता है, कोई और ऑफेंस भी वहां पे हो सकता है, मैं पक्का नहीं बता सकता। तो वो प्रिसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये खूनी हुआ है, तब जाके उसको एडमिट किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 15 विच इज एडमिशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो डिफाइन करता है एडमिशन को, वो हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। कंपिटिटिव एग्जाम स्पेशली जुडिशियरी में पुराने एक्ट में भी कई बार पूछा गया कि एडमिशन को कहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यू बीएनए एक्ट एडमिशन को सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है।